मोतीलाल ओसवाल के 19वें एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की इस साल की थीम है इंडिया राइजिंग नेशन ऑन द मूव। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त भारत दुनिया का चमकता सितारा है। भारत आर्थिक समृद्धि के मायने में काफ़ी ऊपर है और दुनिया जहां कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, यहां निवेशकों को अवसर ही अवसर नजर आ रहे हैं। यहाँ की तेज़ रफ्तार इकॉनमी, बड़ा बाजार, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफॉर्म सब निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी और बाजार में मौकों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो माफ़ी चाहता हूं, मैं वहां आकर ये इंटरव्यू करना चाहता था, उसका एक अलग ही मज़ा आता है क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूं आपके काफ़ी हलचल चल रही है वहां पर। और ये मेरे ख्याल से आपकी अब तक की जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें शायद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के रूप में, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस के रूप में निकल कर आ रही है। नहीं, कॉन्फ्रेंस तो हर साल मतलब इट इज अमंग्स द बिगेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसमें क्या है कि इस बार ही इन्वेस्टर्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉर्पोरेट्स तो आए हैं, 200 करीब 200 कॉर्पोरेट्स रहेंगे हर साल से सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन्वेस्टर का रिस्पांस लाइक मीटिंग रिक्वेस्ट इज फॉर समथिंग लाइक से 17-18 हज़ार मीटिंग रिक्वेस्ट है। तो अभी 200 कंपनी के साथ में आप 7-8 हज़ार 9 हज़ार मीटिंग कर सकते हैं सबका कन्वेंस के हिसाब से। तो क्लियरली मतलब इन्वेस्टर का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एंड FIs हैव आल्सो कम फ्रॉम, अभी क्या है कोविड के बाद ये पहला साल है तो काफ़ी लोग जो बड़े FIs थे वो ऐसे ग्रुप में आए हैं, 4-4 5-5 लोग, ऐसे काफ़ी लोग आए, 200-250 लोग आए हैं। सो ऐसा मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस में एक्साइटमेंट बहुत है। और इवन खास बात यह है कि कल जो हमने 5-6 प्रेजेंटेशंस देखे, मैं तो नीचे ही था, ट्रैक में था मैं, तो इवन कॉर्पोरेट्स आर वेरी बुलिश। मतलब है जो थीम, जैसे हम लोग शेयर बाजार वाले बोलते हैं कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड ये वो हर तरीके से मतलब तेजी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं, कॉर्पोरेट स्टोरी इज़ डिफरेंट। मतलब वहाँ पर भी जो है माहौल कुछ एक्साइटमेंट का है, ऑप्टिमिज्म का है, एम्बिशियस है। खास बात यह है कि जो कॉर्पोरेट, हालांकि हम लोग चुन के भी कॉर्पोरेट बुलाते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से पैसे रियल एस्टेट में अनुज पुरी ने प्रेजेंट किया, डालमिया सीमेंट ने प्रेजेंट किया। आई थिंक दोज वर प्रेजेंटेशंस व्हिच वर काइंड ऑफ क्लियरली आउटस्टैंडिंग एंड बुलिश। रामदेव सर, तो मैं उन दोनों पर आ रहा हूं, लेकिन इस समय नॉर्मली पिछले 2 साल में कभी तो इन्वेस्टर बुलिश रहे तो शायद कॉर्पोरेट्स बुलिश नहीं थी, कभी कॉर्पोरेट बुलिश थी तो इन्वेस्टर्स बुलिश नहीं थे। क्या अब हम उस समय पे हैं जहां पर कॉर्पोरेट भी बुलिश है, प्रमोटर भी बुलिश है और इन्वेस्टर भी बुलिश है, और उसकी वजह से क्या थोड़ा सा कई बार डर भी लगता है ना कि हर कोई बुलिश है, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है इस समय? नहीं, वही मामला, सही बोल रहे हो आप। इवन वैल्यूएशन भी काफ़ी मतलब है, जो बुलिशनेस है वो भी विजिबल हो रहा है। लेकिन क्या देखिए, एक सबसे बड़ा बदलाव जो है ना पहले और अभी में, वो है रिटेल इक्विटी रिवोल्यूशन। कल मैंने उसके बारे में प्रेजेंट किया। ये जो आपका जो 4 करोड़ जो जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ से बढ़ के जो 12 करोड़ हो गया है 3 साल में, और अभी भी हर महीने करीब 2 करोड़ जनता आ रही है। ये जो माहौल है, मतलब एक छोटी सी एक नाला के हिसाब से था, वो छोटा रिवर बना। अब वो छोटा रिवर जो है ना एक रुद्रमय रूप बन के बहुत बड़ा, मतलब गंगा यमुना टाइप का बड़ा रिवर बन रहा है, और कहीं पर जाके वो स्वालन रिवर बन सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है उसमें। तो ये एक जो रिटेल का जो पैसा आ रहा है डे एंड नाइट 15-17 हज़ार करोड़ पर महीने, वो एक अलग बदलाव है। उसको कैसे समझें और उसका क्या पावर होगा गोइंग फॉरवर्ड, वो समझना जरूरी है। कहा कि अनुज पुरी की प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी, रियल एस्टेट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, इनफैक्ट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, क्योंकि रियलिटी को तो हम बात करते ही हैं। तो क्या, और ये हमने रामदेव सर एक देखा ही है, रियल एस्टेट स्टॉक्स ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट के जो एंसिलरी प्लेज हैं जैसे पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, सेरामिक स्टॉक्स हैं, इनमें तूफानी तेज़ी है। क्या निकल कर आया इस प्रेजेंटेशन में? क्या एक रियल एस्टेट में एक इस समय जो एक उफान बना हुआ है, ये सस्टेनेबल लग रहा है? भाई उनके हिसाब से तो लग रहा है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुलिश है। और जो भी माइक्रो ट्रेंड्स है, डिमांड है ग्राउंड पे, वो तो खैर अच्छा है। लेकिन क्या है, मेन चीज़ क्या है कि 22,000 जो पहले बिल्डर थे रेरा के पहले, अब बहुत मुश्किल से 3-4 हज़ार बिल्डर रह गए हैं। और जो बिग जो लार्जर क्या नाम है, जो आपके बिल्डर्स है, उसमें कंसल्टेशन बहुत हो रहा है, और छोटे बिल्डर दे आर बिकमिंग मोर लाइक अ लैंड एग्रीगेटर्स। तो ऐसे सबके लिए रोल है।
लेकिन अच्छा, कस्टमर का बिहेवियर भी बदलते आ रहा है। दे वांट ऑल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा रेपुटेड लोग होने चाहिए। तो इस टाइप का जो है एक बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है। तो मैं बोला भाई कि जो ये जो सेक्टर है वो मतलब यानी आपको चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ बैंकरप्सी हो रही है, ये हो रहा है। तो बोलते हैं आपको अंदाज नहीं हो वहाँ पर कितना बड़ा एक्सपांशन हुआ है। और हमारे यहाँ पूरे 8 बड़ी सिटी में मिला के करीब 4 लाख घर बिकते हैं हर साल, वहाँ पर बिकता 1 करोड़। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन किया, बहुत ज़्यादा लिवरेज किया, उसी कारण से भी थोड़ा ये हुआ है। लेकिन इंडिया की कहानी तो भी चालू हुई है। सो दोनों कंट्री की साइज़ एक ही है। अगले 10-15 साल में भी यदि हम यदि 40-50 लाख घर तक भी पहुँचे तो बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की दालमिया साहब की, काफ़ी आजकल उन्होंने एक्चुअली मीडिया से बात करना थोड़ा बंद कर दिया है। तो आप ज़रा बताइए हमें क्या एग्जैक्टली कहा उन्होंने, क्या और आपको क्या पसंद आया उनकी प्रेजेंटेशन से, किस तरीके का व्यू है इस समय सीमेंट को लेकर, रामदेव सर? नहीं, देखिए सीमेंट का तो अब जैसे ग्रोथ की बात की उन्होंने कि ग्रोथ है, मोमेंटम इज पिकिंग अप। ब्लॉक बताया 4-5 साल के, तो उसमें जो पहले बीच में थोड़ा कम हो गया था, अभी फिर वापस लास्ट 2 साल में 10-11% का ये है। उनको समझने है कि भाई अगले 4-5 साल में 8% का ग्रोथ होगा। और डालमिया सीमेंट ऐसी बेसिकली कंसोलिडेशन अमंग द बिग 4, मतलब आपका अल्ट्राटेक, आपका अडानीज, देन ये आपका श्री सीमेंट और ये इनका। तो ऐसे ये 4 जो बिगीज हैं, दे विल हैव आई थिंक 55-60%, 65% मार्केट शेयर। और गोइंग फॉरवर्ड उनके हिसाब से ये कंसोलिडेशन और बढ़ेगा। सो नाउ दिस इज बिकमिंग अ गेम ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सेलरेटेड डिमांड। सो उनका खुद का प्रोजेक्शन जो है 55 मिलियन टन से 110 मिलियन टन इन बाई 2030। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एंड ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन द पास्ट। सो वो प्रेजेंटेशन रिफ्रेशिंग था। सो ऐसे काफ़ी हर प्रेजेंटेशन जो है अपने अपने हिसाब से एक मेरिट्स होता है। जैसे एयू बैंक का भी प्रेजेंटेशन था, उसने बात किया बैंक फॉर एवर, फॉर एवर बैंक। तो उस टाइप का मतलब अच्छे कंपनियों का ही प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जो मूड है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मूड है, ये बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। नहीं, खैर एयू की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके लिए मैंने उसके बारे में सवाल पूछा नहीं आपसे। रामदेव सर, आज का भी लाइनअप मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे पता चला कि अभी खैर आज शायद थोड़ा लेट हो गए शुरू होने में, कुछ वहाँ पर वो हयात के पास कुछ शायद ट्रैफिक जाम था उसकी वजह से। लेकिन आज की जो आपकी लाइनअप है उसमें मैं एक नाम देख रहा था, आदित्य घोष साहब का, जिन्होंने इंडिगो में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था और अब अक्सा एयर के को फाउंडर भी रहे हैं वो। रामदेव सर, नॉर्मली ये बोला जाता है कि एविएशन में कभी किसी का पैसा बना नहीं, लेकिन इस बार शायद चीज़ थोड़ी बदली, एटलीस्ट इंडिगो ने पैसा बना के दिया। लेकिन ये एक आपको लग रहा है कि इस स्पेस में और एयरलाइंस की जगह है, पैसा बन सकता है इस स्पेस में? देखिए जगह तो बहुत है, बिकॉज इंडिया का जो फ्लाइंग इतना बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और इनकम बढ़ते जा रही है। तो फ्लाइंग तो बहुत होगा, डोमेस्टिक भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक भी बनेगा, टूरिज्म भी बनेगा। तो हर तरीके से ऐसा अपॉर्चुनिटी साइज इज़ वेरी लार्ज। लेकिन क्या पूरा वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर कोई बहुत बड़ा 100-200 बिलियन डॉलर का एविएशन कंपनी नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें जो इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, चाहे फ्यूल को लेके हो, चाहे ट्रैफिक को लेके हो, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को लेके हो, एयरपोर्ट चार्जेस को लेके हो। सो इसमें ये थोड़ा ट्रेचरस इंडस्ट्री है। इंडिया में भी ये कोविड के चलते ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री, इसका नेगेटिव नेटवर्थ है पूरे इंडस्ट्री का। करंट प्रॉफिट्स आर गुड, लेकिन आप देखें तो पूरा इंडस्ट्री का नेटवर्थ नेगेटिव है। तो मतलब ये बोलना जरूर, मतलब अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये बोलना कि कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है इंडस्ट्री में, प्रॉफिट पूल बहुत छोटा है। और बट फिर भी नए सितारे आएंगे और अपना अपना यूनिक बिजनेस मॉडल लाके, जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस है वहाँ पर अमेरिका में, इस टाइप का जो निश टाइप का जो प्रपोज करेंगे, आई थिंक दे हैव अ गुड चांस टू मेक मनी। बिल्कुल रामदेव सर, बहुत शानदार आपने गेस्ट बुला रखे हैं। और एक और नाम जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब और काफ़ी अलग हटकर सोचा आपने, सुधांशु मनी जी, वंदे भारत एक्सप्रेस के पीछे जिनका एक हाथ रहा है। और ये क्योंकि एक रेलवे में एक रेवोल्यूशन आया एक तरीके से, और वो रेलवे स्टॉक्स में विजिबल है। रामदेव सर, ये एक बड़ी थीम बन के निकल रही है यहाँ पर। यहाँ क्या आपका व्यू होगा? ऑब्वियसली वो प्रेजेंटेशन अभी होनी है, तो उसके बारे में तो खैर बाद में पता चलेगा।
मैं आज गौतम से पूछूंगा कि वो कैसी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आपका व्यू क्या है? देखिए, हम तो मतलब जो दूसरे उसके एंसिलरी सप्लायर्स जो हैं, जो इक्विपमेंट और सप्लाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। तो जो साइज ऑफ द ऑर्डर्स जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा है। मतलब 25, 30, 40 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। एंड देयर आर फेजेस ऑफ ऑर्डर्स। तो अब उनसे सुनने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्या देयर इज वेरियस टेलविंड्स स्टार्टिंग। अनुज, क्या आपने क्या समझने का है बाजार में कि कहाँ कहाँ टेलविंड चालू हो रहा है? जैसे डिजिटल को लेके बहुत सारे टेलविंड चालू हो गए। फिर उसके बाद जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले तो पैसे कमाएंगे, लेकिन उसके जो सप्लायर्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस को फुलफिल करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स है, फार्मेसी है, हॉस्पिटल सप्लाईज है, तो वो सब में अलग बूम है। फिर उसके बाद देखिए आपका रेरा होने के बाद अभी जो आपका रियलिटी में जो हाउसेज बनेंगे, अब जैसे 4 करोड़ हाउसेज बन रहे हैं, अभी 4 लाख हाउसेज बन रहे हैं। यदि उसमें भी मोमेंटम आ गया सब करते हुए, तो मतलब वो अपने आप में एक टेलविंड होगा। बिकॉज घर के अंदर जितनी चीज़ लगती हैं, चाहे पंखा हो, केबल हो, टाइल्स हो, पेंट्स हो, सो वो सब चीज़ में भी एक तरीके से उठाव आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ना, एक के बाद एक। और जैसे एविएशन है, यदि मान लो जिस ढंग से ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है, आप एयरपोर्ट्स बनाते चले जाओ और एक मतलब कहीं से कहीं आप जोड़ते चले जा रहे हो, तो क्लियरली देयर इज अ साइलेंट रिवोल्यूशन इन द एविएशन ऑल्सो। तो वहाँ पर जो नए लोग आएंगे यूनिक बिजनेस मॉडल से, उनको भी पैसे कमाने के लिए मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइप के जो टेलविंड्स बनते जा रहे हैं। और ये जो वंदे मातरम है, जो अपने आप में पूरा जो कैपेक्स बूम है, चाहे रोड का हो, पोर्ट्स का हो, चाहे ये रेलवे का हो, आई थिंक इट इज़ ऑल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डाउन स्ट्रीम। जितनी भी कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, वैगन सप्लाई करती हैं, ट्रैक्स बनाती हैं या सिग्नलिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर देती हैं, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो है। एआई पर काफ़ी जोर लग रहा है आपका। 2 प्रेजेंटेशन हैं एआई को लेकर, श्रीकांत वेलमकरानी जी की फ्रैक्टल एनालिटिक्स से, और ऑब्वियसली नितिन राकेश जी होंगे एम्फेसिस के सीईओ। ये रामदेव सर, एक व्यू रहा है कि शायद आईटी में एक बॉटम बन चुका है, और आगे जाते हुए एआई और बाकी जो भी है, रोबोटिक्स है, सब कुछ है, ये एक्चुअली इसमें इंडियन आईटी गेन ही करेगी, लूज नहीं करेगी। आपका क्या व्यू है स्पेस पर? आप मेरी समझ बहुत कम है इसमें। उसी कारण से मैं बोला उनको, ऑर्गेनाइजर्स को, कि भाई जितने भी आप एआई के ऊपर प्रेजेंटेशन करा सकते हो, लोग बोर होंगे जैसे भी होंगे, बट सबको बुलाओ, समझने की कोशिश करेंगे भाई इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसी सोच है। तो उसी कारण से नितिन राकेश को बुलाए ऑन सर्विसेज साइड, फिर ये जो एनालिटिक्स है उनसे भी बुलाए उनको। सो अब थोड़ा मूड समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, 1-on-1 भी, कि एआई का इम्पैक्ट क्या है। आई मीन, इज एआई एक टर्निंग पॉइंट है पॉजिटिवली फॉर इंडियन सर्विसेज इंडस्ट्री? आई मीन, ये नया एक अपने आप में एक नया बंडल ऑफ सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम जो भी चल रहा था, उसके ऊपर से एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मोर सर्विसेज, मोर अपॉर्चुनिटी। इस टाइप का माहौल है कि जो अभी जो चल रहा है उसको सबको वो मतलब क्रंच करेगा और 10 आदमी का काम 8 कर देगा, 7 कर देगा, ऐसा कुछ माहौल है। ये सब मतलब एआई बहुत तूफान है पूरे। आप देखिए नास्डैक में कितना कुछ हो रहा है। तो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा रामदेव सर, पुनीत चटवाल जी भी आ रहे हैं आपकी कॉन्फ्रेंस में। मैं 2 हफ्ते पहले गया था उनकी ताज लैंडसेंड की प्रॉपर्टी में, और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि उनका जो ब्रेकफास्ट एरिया इतना बड़ा है, उसके बाद भी आधे घंटे की वेटिंग थी। तो मतलब ये, और ऑक्यूपेंसी मेरे ख्याल से फुल चल रही है इस समय, और अभी G20 की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कप, ये क्या जो इन्होंने 2 साल की पेन झेली थी, अब इसको पूरी तरीके से ये एक रिवेंज के मूड में है क्या? ये समझ में नहीं आता कि मतलब प्री कोविड जो ऐसा इतना ज़्यादा बूम नहीं था। सिर्फ कोविड तो ठीक है, एक बात हुआ, सब चीज़ें बंद हुई, फिर वापस आए लोग, फिर एक बार एक रिवेंज ट्रेवल था। लेकिन अब तो क्या रिवेंज, अब तो मतलब 2 साल हो गए, अब कोविड खत्म हुए भी 1-1.5 साल हो गया, तो अब जो नॉर्मल हो गया इस साल। तो उसके बाद भी जो डिमांड है वो बहुत एक्सेलरेटेड है। और अब जैसे कल मैं कोई पेपर में पढ़ रहा था कि होटल इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी एडिशन बाय देम ओनली नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सो अभी क्या है, एसेट इंटेंसिव है। यदि ज़्यादा अभी क्या, काफ़ी दिन से मुझे लगता है कि इन्वेंट्री बनानी है। आप देखिए मुंबई जैसी सिटी में भी
नए होटल्स आए नहीं हैं, नए रूम्स एडिशन नहीं हुए 4-5 साल में मीनिंगफुली। तो उससे क्या है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आपका जो प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से दे आर पासिंग थ्रू दैट फेज व्हेन ऑक्यूपेंसी तो ऑलमोस्ट फुल में चल रही है, उसके ऊपर से प्राइसिंग पावर मिल रहा है इनको। सो बट अभी प्राइसिंग और प्रॉफिट दे के नए होटल्स आएंगे, सो वो कैसे होता है, कितना फास्ट आता है, कितना आता है, वो देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड से भी किसी को बुलाएगा रामदेव सर? आपकी कॉन्फ्रेंस में नॉर्मली आप बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी? नहीं, कल वो पवन जो है वो इंडियन आइडल वाला, ही वाज देयर, बट आई डोंट नो, आई मीन अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में नहीं आया कि आज ही है ट्रैक, तो आज कोई प्रेजेंटेशन है लास्ट मिनट मेरे मालूम नहीं, बट मेरे ख्याल से बॉलीवुड इज नॉट रिप्रेजेंटेड। ओके। अच्छा, मैं ये देख रहा था आपकी कंपनी इंटरेक्शन में 200 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज, लीडिंग इंडियन कंपनीज हैं जो आ रही हैं रामदेव सर। तो मतलब खैर सबके बारे में तो बात खास हो नहीं पाएगी, लेकिन ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें आप कौन सी थीम्स पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? कौन सी मैनेजमेंट्स में आप खुद इंटरेक्ट करने के मन में है? कभी क्या मैं कुछ दिमाग लगाया नहीं, अभी तो क्या 2 दिन जो है ना कल निकल गया, आज भी पूरा ट्रैक्स है, तो मैं तो यहाँ नीचे ही रहूँगा। आपको मालूम है ना कि सब जितने मीटिंग्स होते हैं सब ऊपर रूम्स में होते हैं, सो वो रूम्स में मैं कल जाऊँगा, कल मैं ट्राई करूँगा 4-5 मीटिंग करूँ, अदरवाइज या फिर अभी तो मैं खाली इन्वेस्टर्स लोग से मिल रहा हूँ ब्रेक में, और आई एम लिसनिंग टू ऑल द ट्रैक्स विच इज़ हैपनिंग हियर। सो आप गौतम से ज़्यादा बात करें, गौतम को ज़्यादा मालूम होगा कहाँ कहाँ क्या बातचीत हो रही है। नहीं, गौतम से ही बात करेंगे, गौतम से आज दिन में बात करेंगे दोपहर में, तो गौतम से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे हम। अच्छा रामदेव सर, लेकिन एक बात बताइए, अब कॉन्फ्रेंस की तो खैर हमने बात कर लिया, आपने इन्वेस्टर का मूड भी देख लिया, क्या एक रिस्क कॉम्प्लेसेंसी का बन रहा है इस समय मार्केट में? क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन वापस एक कम बैक कर रहा है। आपने बॉन्ड यील्ड का मूव देखा होगा ओवरनाइट, यूएस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, एफआई की भी सेलिंग आ रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से भागे हैं और वहाँ करेक्शन आ ही नहीं रही है, क्या एक थोड़ा सा एक रिस्क बन रहा है यहाँ पर? देखिए, रिस्क तो जैसे ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मालूम नहीं होगा कि आएगा। जैसे भी 10 ईयर पेपर है, मान लो वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो कुछ बढ़ गया, और द यील्ड गोज टू मे बी 5%, 5.5%, आई थिंक दैट कैन क्रिएट ग्लोबल करेंसी केओस इन द सेंस दैट देन फिर वो कॉम्पिटिटिव रेट राइज करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज होंगे सब सेंट्रल बैंक्स के। तो जो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज है लाइक इंडिया करेंसी या दूसरी करेंसीज हैं, उनका कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन या कुछ भी होगा, तो अगेन थोड़ा सा एक मिनी स्लो डाउन और मे बी चैलेंज टू द करेंट कॉन्फिडेंस हो सकता है सर। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्टिव मोड में है, एंड रीजन कुड बी व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। तो ये तो ऐसा आते रहेगा, कोई प्रेडिक्ट करने का बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो डोमेस्टिक्स का है, रिटेल में है, और दूसरा क्या है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। आप देखिए, डोंट फॉरगेट द रिलेंटलेस राइज इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वही अपना माई बाप है। तो ये क्वार्टर का देखिए, हम लोग का टोटल एक्सपेक्टेशन था निफ्टी का 25% ग्रोथ, इस बार आया 32% ग्रोथ। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टरली एस्टिमेट हमारे जो बनाते हैं उनसे 5-7% ऊपर आया, जनरली 5-7% नीचे ही आता था। तो ये जो अपग्रेड का जो साइकिल चल रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 950-960 रुपये इन द करंट ईयर, इफ दैट टर्न्स आउट टू बी सेम एटलीस्ट 960-970, सो देन वी आर इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। 18-17-18 का ट्रेलिंग पी हो जाएगा, वैसे बाजार को बहुत ज़्यादा करेक्शन का, डीप करेक्शन का डर नहीं है, बाकी तो 2-5% ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। रामदेव सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, हर बार मज़ा आता है, लेकिन बहुत शानदार लगा आज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। और अब आप अपनी कॉन्फ्रेंस में जाइए, और ऑब्वियसली दोपहर को हम फिर इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे गौतम से, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, मार्केट गुरु सीरीज में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।